नमस्कार, पासबुक द सेविंग शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आज के शो में हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे सवाल के बारे में जो आपके जहन में जरूर आया होगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में पैसा निवेश करें या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के साथ वीपीएफ में अपना पैसा लगाया जाए। रिटायरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेहतर है, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये खास शो लेकर आए हैं, पीपीएफ वर्सेस वीपीएफ। पासबुक द सेविंग शो में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम बात करेंगे पीपीएफ वर्सेस वीपीएफ, यानी कि किसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, दोनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज्यादा टैक्स फ्रेंडली है, कौन आपको देगा रिटायरमेंट के बाद सुकून, और दोनों इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या अपने अपने नियम हैं। तो शो में हम आपके लिए ये सारे सवाल उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं दो दोस्तों की दुविधा को। जी हाँ, इसी दुविधा के चलते हम आपके लिए ये खास शो लेकर आए हैं। रोहित और मोहित बचपन के दोस्त हैं। दोनों दोस्तों ने पढ़ाई साथ की और कमाई भी साथ शुरू हुई। बस अंतर यह है कि रोहित नौकरी करते हैं और मोहित अपना बिजनेस। यही वजह है कि इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग में भी फर्क आ गया। जहां रोहित ने पीपीएफ के साथ वीपीएफ चुना तो मोहित के पास पीपीएफ का ही विकल्प था। लेकिन दोनों के विकल्पों में अंतर क्या था, क्यों था और इससे क्या फर्क पड़ा, यही आज समझेंगे। तो अगर आपकी भी यही दुविधा है, आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, पीपीएफ और वीपीएफ, इन दोनों में क्या अंतर होता है, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके लिए परफेक्ट है, इस बारे में बारीकी से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हर्षद चेतनवाला जुड़ गए हैं, जो कि को फाउंडर है माई वेल्थ ग्रोथ के। बहुत बहुत स्वागत है हर्षद जी आपका। पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि भाई निवेश के लिए पीपीएफ जो है वो बेहतर रहता है या फिर वीपीएफ का अगर ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें बेटर रिटर्न रहता है। और सबसे बड़ी बात हर्षद जी ये भी जरा समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि दोनों में अंतर क्या होता है। जी श्योर। तो पहली चीज है ना कि जब हम वीपीएफ की बात करते हैं तो उसको जो 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 नाम से कहा जाता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, यानी वो हिस्सा है जो आई थिंक आपके जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि एक मित्र जो है वो सैलरीड है और उनके पास जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के द्वारा कुछ बाय डिफॉल्ट सेविंग्स होते हैं जो रिटायरमेंट के लिए होते हैं। उन्हीं में अगर उनको और एडिशनल सेविंग्स करना हो तो वो वीपीएफ ऑप्ट कर सकते हैं, जो है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। ये जो है ना, ये ऑप्शन जो है ये केवल वीपीएफ का जो ऑप्शन है ये केवल जो है आपको एम्प्लॉयड या फिर जो जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है। और पीपीएफ जो ऑप्शन है वो सभी के लिए अवेलेबल है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जो है आपको इर्रिस्पेक्टिव कि आप सैलरीड हो या आपका बिजनेस हो, आप कोई भी एज ग्रुप के लिए आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, ये अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो ये दोनों जो जो डिफरेंस जो है कि एक है कि किस किस के लिए वीपीएफ एप्लीकेबल होगा और किस किस के लिए पीपीएफ। तो पीपीएफ जो है ये यूनिवर्सल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, जबकि वीपीएफ जो है उसमें लिमिटेशन है। ये वही कर सकते हैं जिनके ऑफिस या फिर नौकरी के द्वारा ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड द्वारा जो कंट्रीब्यूशन जाता है वही कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो केवल वीपीएफ में वही कर सकते हैं जो कि सैलरीड हैं, नौकरी करते हैं। लेकिन हर्षद जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एम्प्लॉय चाहे कोई भी हो, जितनी मर्जी उसकी सैलरी हो, क्या सबके लिए वीपीएफ का ऑप्शन रहता है या कोई एक सैलरी का स्ट्रक्चर होता है कि फर्ज कर लीजिए किसी की 10,000 से ऊपर है तो ही वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएगा या उससे कम वाले जो है नहीं दे पाएंगे? कुछ इसके अंदर और भी कंडीशंस है क्या एम्प्लॉयज के लिए? ठीक, तो देखिए ये जो कंट्रीब्यूशन का जब बात आती है तो अलग अलग कंपनीज की अपनी एक पॉलिसीज होती है, राइट। और इसमें नो डाउट पल्लवी जी की जो उनकी इनकम जो है, राइट, जो सैलरी जो है, सैलरी के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली चीज ये पल्लवी जी कि जब आप ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है
ये बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सैलरी या फिर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर जब एक कंपनी जाती है तो उनको ये ऑप्ट करना जरूरी होता है। जी। बहुत सारी कंपनी जो है वो एट सम स्टेज वो सिर्फ डिफाइन करती है कि जो मैंडेटरी 1,800 रुपया जो आज के समय में जो है, राइट, तो उसको ही वो कंट्रीब्यूशन करेंगे और उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय की तरफ से जाएगा, राइट। अब दूसरी सेट ऑफ कंपनीज वो है जो आपको अलाउ करती है, एक है कि आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ज्यादा करती है और साथ में आपको एज एन एम्प्लॉय आपको एक ऑप्शन देती है कि आपका जो एडिशनल प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट जो है, जी। ठीक है, जो वॉलंटरली अपने आप से कीजिए। उसमें भी होता है, यूजुअली देखा गया है कि जो सैलरी की जो बेसिक अमाउंट जो होती है ना, जो सैलरी के कंपोनेंट में एक बेसिक करके जो कंपोनेंट है, जी। राइट, उसका जो परसेंटेज है डिफाइन किया जाता है। कोई कंपनी 10% अलाउ करती है, कोई आइदर 10, 12.5 या 14, 15, ये जो है ना ये डिफाइन किया जाता है कंपनी की ओर से। लेकिन एक और चीज है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी जो है वो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता होगा, बाय डिफॉल्ट वो वीपीएफ भी अलाउ करे। ये कंपनी टू कंपनी पॉलिसीज के ऊपर है। ठीक है, तो ये कंपनी टू कंपनी जो है, जो आपने बताया कि पॉलिसी के ऊपर काफ़ी डिफर करता है कि वीपीएफ का कंट्रीब्यूशन आप कितना कर सकते हैं और कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। हर्षद जी ठीक, तो देखिए वीपीएफ तो वॉलंटरी है, अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है तो, और अगर आपके जो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स है और आप जिस दिशा में चल रहे हो खास करके रिटायरमेंट को लेकर, और आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स जो है, मैं सेफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। उनसे जो रिटर्न्स जो इंटरेस्ट जो आती है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, राइट, ठीक है। तो इसके लिए जो जो सेफ्टी का जो नेट है वो इसमें काफी होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को ये सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है, और वो जो है वो रिटायरमेंट की तरफ जब बढ़ते हैं तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है, ये जैसे नाम कहता है वीपीएफ यानी वॉलंटरी है। अगर हो सकता है कि आपकी कंपनी आज के समय में अगर अलाउ भी करे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज है पल्लवी जी, कि आपका कैश फ्लो जो है ना वो डिफाइन करना चाहिए। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कंपनीज में वीपीएफ अलाउ की जाती है, लेकिन समझ लीजिए कि आज वो नौकरी कर रहे हैं, उनका ईएमआई चल रहा है, ठीक है। तो एक तो है कि जो सैलरी जो आती है उसमें आपको घर चलाना है, राइट, उसके बाद ईएमआई पे करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको सब एकदम यानी एक टटोल कर आप देखिए और उसके बाद जो है ना वीपीएफ को ऑप्ट करें। बिल्कुल, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो कितनी होने जा रही है। अगर आप वीपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने सारे खर्चे भी ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ये फैसला लेना होगा कि आप वीपीएफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हर्षद जी, एक ना चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ, चूँकि ये इंस्ट्रूमेंट आपने कहा सेफ होते हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो जुड़ा होता है वो टैक्स का जुड़ा होता है, तो इसीलिए ये बड़े ल्यूक्रेटिव लगते हैं, लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वो पीपीएफ हो या पीएफ हो, इन सब में जो है उनको लोगों को लगता है कि हमें अच्छा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो अब वीपीएफ के अंदर जो है वो कैसे जो होगा टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इसका कंट्रीब्यूशन जो है क्या ईपीएफ के खाते में जुड़ जाता है और उसके बाद हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है? जी बिल्कुल सही पल्लवी जी, ये जो वीपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो ओवरऑल आपके ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन में जुड़ जाता है। और कुछ सालों पहले जो था, ऐसे कोई रूल नहीं था जहां पे आप ईपीएफ या वीपीएफ को एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर आप कंट्रीब्यूट करते जाइए, जब आप विड्रॉ करें तो पूरा टैक्स फ्री था। लेकिन कुछ साल पहले एक रूल आ गया जहां पर आपकी ईपीएफ और वीपीएफ में दोनों का कंट्रीब्यूशन लेकर 2.5 लाख के ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन है तो उस यानी एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, राइट, उस फाइनेंशियल ईयर में अगर 2.5 लाख के ऊपर अगर आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो जितना भी 2.5 लाख के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा अंतर है आपका वीपीएफ और ईपीएफ में, पीपीएफ में, राइट, क्योंकि पीपीएफ में आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं ये सारी चीजें जो है आपके लिए मैच्योरिटी पे टैक्स फ्री है। जी ठीक है,
तो टैक्स जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो रह सकता है अगर आप 2.5 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन जो है करते हैं। खैर हर्षद जी, इस बीच में हमारे पास बहुत सारे सवाल जो है हमारे दर्शकों के भी आने शुरू हो गए हैं, तो पहले कुछ और सवालों को ले लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चंडीगढ़ से सबसे पहला सवाल पूछा है रजत मनचंदा ने। ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं वीपीएफ में जो है वो साल के बीच में भी पैसा जमा करना शुरू कर सकता हूँ। आई थिंक ये शायद जानना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर जैसे स्टार्ट हो चुका है, तो अब अगर क्या बीच में जो है ये वीपीएफ को ऑप्ट कर सकते हैं? तो पल्लवी जी, ये सही टाइम है आपने ये शो और ये टॉपिक करने का, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में अप्रैल के महीने में जो है ना, बहुत सारी कंपनीज और उनके एचआर अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन भेजते हैं जहां पे उनको कौन सा टैक्स रूट लेना है या टैक्स रिजीम लेना है, कितना डिडक्शंस करना है, ये सारी चीजों का वो उनसे 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 रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डिटेल्स शेयर करने के लिए। जी। तो ये जब टिपिकली ये देखा गया है कि बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ये ऑप्शन पूछा जाता है, और मिड ऑफ द ईयर में हमने ज्यादातर देखा नहीं है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक हर एक जो कंपनी है जो ये वीपीएफ ऑप्ट करती है वो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपको वीपीएफ कंटिन्यू करना है अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो, या फिर आपको स्टार्ट करना है तो आप बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बता दीजिए। ठीक है, तो रजत जी आपको इसके लिए आपके अब कंपनी के एचआर से एक बार जो है वो बात करनी होगी। बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जो है वो पॉसिबल हो पाता है, जैसा कि अभी हर्षा जी ने भी आपको बताया। अगला सवाल बड़ौदा से है स्मिता पाटिल का। ये पूछ रही हैं कि वीपीएफ में जितना मेरा कंट्रीब्यूशन होगा क्या एम्प्लॉयर भी उतना कंट्रीब्यूशन करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो इसमें फिर हमें निवेश क्यों करना चाहिए? तो हर्षद जी क्या जवाब देना चाहेंगे आप स्मिता जी को? जी, तो पहला चीज ये है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा कि ये वीपीएफ है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, जी। यानी ये आप अपने मर्जी से आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर इसमें आप जितना आप यानी एक भी रुपया नहीं डालेगा वीपीएफ में, ठीक है। तो ये जो है ये आपका कंट्रीब्यूशन है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयर इसमें एक रुपया नहीं डालेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर समझ लीजिए एम्प्लॉयर इसमें निवेश नहीं कर रहे हैं तो आपका आप क्यों इसमें निवेश करें। तो जैसे हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि आप समझ लीजिए आज के समय में आपको एक रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना है। हालांकि रिटायरमेंट को कॉर्पस बिल्ड करने के लिए बहुत सारे अपने अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका है आप जो ईपीएफ और वीपीएफ के द्वारा, जब बिकॉज सैलरी से जुड़ी हुई है, बाई डिफॉल्ट आपकी इनकम से एक पार्ट जो है ना अपने आप निकल जाता है, और कहीं ना कहीं ये ईपीएफ और वीपीएफ जो है वो आपको आपके एक एसेट एलोकेशन को भी एक प्रॉपर हेल्पफुल होता है, बिकॉज ये सारा इन्वेस्टमेंट जो आप वीपीएफ द्वारा करते हैं वो टिपिकली आप उसको आप डेट एलोकेशन समझ के कीजिए। तो इसमें जो है अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको एक कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और सेफ्टी एक पर्टिकुलर स्टेज पे आपको अवेलेबल है। और खास करके ऐसी बातें हैं जहाँ पे समझ लीजिए आज अगर आप सोच रहे हैं कि आप रिटायरमेंट, एक है कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करके चलें, लेकिन जैसे ही अगर आपने एम्प्लॉय, समझ लीजिए 10 साल के बाद आप आज आप एम्प्लॉय हैं, 10 साल के बाद आपने नौकरी छोड़ दी, राइट, तो ये जो ऑप्शन है ये आपके पास ईपीएफ और वीपीएफ के द्वारा जो भी आपने अक्यूमुलेट किया है वो आप पूरा विड्रॉ करके फिर आपको भले आपको उसके आगे जो करना है, उसका आपको कुछ बिजनेस करना है या फिर उसको कहीं निवेश करना है, वो भी ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अच्छा एक ऑप्शन है, सेफ इंस्ट्रूमेंट है, चूँकि जैसा कि अभी हर्षद जी ने भी बताया कि डेट एलोकेशन आप इसे मान सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात रहती है कि सेफ इंस्ट्रूमेंट जो है आपको एक मिल जाता है जहां पर आपको अच्छा खासा ब्याज जो है मिलता है। अगला सवाल है जौनपुर से नीलेश भंडारी का। ये जानना चाहते हैं कि अगर इनकी नौकरी छूट जाती है और नई नौकरी में सैलरी कम है तो क्या ये बीच में वीपीएफ बंद कर सकते हैं? सो बेसिकली आई थिंक ये जानना चाहते हैं कि अगर मेरी एक नौकरी चल रही है, वहाँ मैंने वीपीएफ ऑप्ट किया हुआ है, अब मान लीजिए अगर वो किसी कारणवश नौकरी छूट जाती है तो दूसरी नौकरी में इन्हें वीपीएफ का ऑप्शन जो है वो कंपलसरी अपनाना ही पड़ेगा, या फिर वो अलग कंपनी है, अलग एचआर है, तो इनसे दोबारा एक बार ऑप्शन पूछा जाएगा? तो देखिए वीपीएफ जो है ना ये आपके सैलरी की ही पार्ट है, राइट। तो जो ये जो कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो आपकी सैलरी से हो रहा है। तो जब आपकी नौकरी चेंज हो जाएगी तो जायज है कि आपकी सैलरी भी बंद हो गई, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो एलोकेशन या फिर जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे वीपीएफ में वो बंद हो जाएगा। जब आप नई नौकरी शुरू करेंगे तो वहां पर पहली चीज ये चेक करनी है कि नई कंपनी आपको अलाउ करती है या नहीं करती है, उनके पास वो पॉलिसी है या नहीं है वीपीएफ की।
और अगर है फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी जो जो पुरानी कंपनी जहाँ पे आपका पहले से इन्वेस्टेड पैसा है, वो तो आपका एनी विच वेज वो फंड में कंटिन्यू रहेगा और उसको ग्रो करते रहेगा। ठीक है, तो नई नौकरी के साथ जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोबारा कि आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये काफ़ी हद तक जो है आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या उसकी पॉलिसी में वीपीएफ है या नहीं है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि अगर आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपए दोनों इंस्ट्रूमेंट में यानी कि वीपीएफ में या फिर पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको किसमें कितना फायदा जो है होने वाला है। तो सीधे चलते हैं अभिषेक के पास। बिल्कुल पल्लवी, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट वैसे अगर सेविंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही क्रूशल हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं अगर इन दोनों को ही अगर हम लोग देखें। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में बेहतर कौन है। अगर निवेश हम लोग सेम अमाउंट करते हैं तो इन दोनों में फाइनल रिजल्ट यानी कि फाइनल जो सेविंग्स होती है वो क्या निकल कर आती है। तो फिर यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि 10,000 रुपये अगर मंथली बेसिस पर वीपीएफ और पीपीएफ दोनों में निवेश किया जा रहा है और 15 साल तक उसमें निवेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 15 साल तक 18 लाख रुपए दोनों में कुल निवेश जो होगा वो बन जाएगा। यहाँ पर मौजूदा जो सालाना ब्याज चल रही है वो वीपीएफ में 8.25% चल रही है, वहीं पीपीएफ में 7.1% की ब्याज दर सालाना दी जा रही है। ब्याज की समीक्षा जो होती है यहाँ पर सालाना आधार पर होती है वीपीएफ में, वहीं जो पीपीएफ में जो समीक्षा की जाती है वो क्वार्टरली बेसिस पर की जाती है यहाँ पर। अब ब्याज दर अनुमानित अगर मान लें कि 8.1% है वीपीएफ में और पीपीएफ में है 7.1%, तो मैच्योरिटी राशि जो अनुमानित 15 साल बाद जो बनकर निकल के आएगी 18 लाख रुपए का निवेश, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैच्योरिटी राशि निकल के आती है वो बनती है 35.5 लाख रुपए। वहीं पीपीएफ में जो मैच्योरिटी अमाउंट जो टोटल निकल कर आता है वो है 32.5 लाख रुपए। इसके अलावा 3 क्रूशल पॉइंट्स और हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि टैक्स बेनिफिट की अगर हम लोग यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट भी बात कर ही रहे थे, यहाँ पर वीपीएफ में अगर आप टैक्स बेनिफिट देखें तो सेक्शन 80C का तो फायदा मिलेगा ही, वहीं सालाना 2.5 लाख रुपए का जो निवेश होता है उस पर जो ब्याज इनकम होती है वो टैक्स फ्री रहेगी। वहीं पीपीएफ में भी सेक्शन 80C का जो फायदा आपको मिलता ही है, वहीं पूरी रकम यहाँ पर जो होती है वो आपकी टैक्स फ्री होती है। फाइनली विड्रॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर आंशिक निकासी आप कभी भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी वीपीएफ में दी जाती है। वहीं पीपीएफ में 5 साल बाद आप इनिशियल या आंशिक विड्रॉवल इसमें आप कर सकते हैं। तो ये है कुल जो कंपैरिजन है वीपीएफ और पीपीएफ को लेकर। अल्टीमेटली डिसाइड हमारे व्यूअर्स को करना है कि बेनिफिट उनके लिए कहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इन आंकड़ों को साझा करने के लिए। इससे काफ़ी हद तक जो है वो तस्वीर साफ हो रही है कि भाई आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए। खैर, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हर्षद जी के पास वापस चलते हैं। हर्षद जी, ये जो हमने आंकड़े देखे हैं ये काफ़ी चीज़ों को साफ कर देते हैं, भाई हमें कहाँ पर ब्याज बेहतर मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो वीपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसमें कुछ मैक्स लिमिट है कि जैसा कि आपने बताया कि 2.5 लाख से ऊपर में जो है वो आपको टैक्स लगने लग जाएगा, लेकिन वैसे कोई मैक्स लिमिट है कि आप 1 साल के अंदर वीपीएफ के अंदर है लेट्स से 10 लाख 20 लाख इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या जो व्यक्ति चाहे जितनी उसकी इच्छा है उतना कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है वीपीएफ में? तो देखिए, यूजुअली ये देखा गया है कि वीपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है ना वो आपकी सैलरी के बेसिक से लिंक होती है। ओके। वो एक कहीं ना कहीं वो 12.5% से लेके 25% ऑफ बेसिक तक वो हमने देखा है कि यूजुअली ये ऑफर किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनीज के ऊपर, और ये ऑप्शन दिया जाता है सारे एम्प्लॉयज को। जो भी एम्प्लॉयज उसे ऑप्ट करना चाहे उनके पास भी ये चॉइस रहता है कि आइदर वो 10, 12.5 या फिर 25% का कंट्रीब्यूशन जो है वो वीपीएफ में करें। वैसे एक कोई लिमिट नहीं है वीपीएफ में, लेकिन आई थिंक ये जो हम जो एग्जांपल देख रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप देखते हैं वीपीएफ को तो जो टैक्सेबल कंपोनेंट जो है ना इंटरेस्ट का, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपका पीपीएफ जो है, जो हालांकि इंटरेस्ट तो आपको कम दे रहा है, लेकिन जो पूरा मैच्योरिटी जो है वो पूरा टैक्स फ्री। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है बताया है, क्योंकि पीपीएफ में जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो पूरा टैक्स फ्री रहता है। लेकिन हर्षद जी, एक चीज़ और आ जाती है, दोनों स्कीम्स में जो है लॉक इन पीरियड कितना रहता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मुझे ज़रूरत है, मुझे कहीं से पैसा निकालना है, दोनों सेफ इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं, लेकिन लॉक इन कितना है, मैं कहाँ से कब पैसा निकाल सकती हूँ? जी, तो देखिए, पीपीएफ हम सभी जानते हैं कि इसका एक्चुअल लॉक इन 15 साल का है, लेकिन 5 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं।
पीपीएफ जो है बेसिकली इट गोज अलॉन्ग विथ योर ईपीएफ। ओके। तो आप आपके ईपीएफ तक जाता है, लेकिन जब समझ लीजिए कि आपने 2 3 5 साल में अगर नौकरी बदल दी है, तब आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आपका जो अक्यूमुलेटेड पैसा है आप पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। ओके। राइट, जरूरी नहीं है कि आप उसको ट्रांसफर करें। जी। राइट, तो कहीं ना कहीं वो एक एग्जिट रूट आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ज्यादातर अगर आप में यानी हम में से कोई भी जो वीपीएफ में निवेश कर रहा है अपने रिटायरमेंट को सोचकर, तो उसको विड्रॉ करना सही नहीं होगा, उसको आप अक्यूमुलेट करते जाइए। राइट, क्योंकि आपका ये पैसा जो है आपने रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा करना है, लेकिन एज एन ऑप्शन यू हैव द ऑप्शन टू कम आउट। बिल्कुल, तो आप जो है अगर नौकरी बदल रहे हैं 2-3 साल के बाद तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं पीपीएफ से, जैसा कि हर्षद जी ने बताया कि आप जो है पार्शल विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल के बाद। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। आप कोई भी जब निवेश करने का फैसला ले तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपको किस इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना है। खैर हर्षद जी, वीपीएफ और पीपीएफ इससे पैसे निकालने के लिए कुछ नियम भी हैं कि भाई आप एक बार में इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, या पीपीएफ में जैसा अभी आपने बताया कि पार्शियल विड्रॉ जो है वो 5 साल के बाद है, तो कितना विड्रॉ हम कर सकते हैं? इनको लेके कुछ रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं क्या? ये बिल्कुल रेगुलेशंस हैं, और कोई रीजंस भी है। जैसे कि अगर मुझे मुझे घर कंस्ट्रक्ट करना है, तो अगर मैं दोनों की बात करूं, तो मुझे घर कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं विड्रॉ कर सकता हूं। जी। या फिर मैंने ऐसी कोई इलनेस है जो फैमिली में जिसको ट्रीट करना है, राइट, तो उनके लिए मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। आई थिंक पढ़ाई के लिए भी है। राइट, तो देयर आर सम ऑप्शंस टू कम आउट पार्शियली, ओके। राइट, इन बोथ दीज एवेन्यूज। ठीक है। खैर हम अब आगे अपने और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। तो एक अगला सवाल है लखनऊ से कविता चौबे का। कविता जी जानना चाहती हैं कि हर्षद जी, पीएफ, पीपीएफ या वीपीएफ इमरजेंसी में किस में से पैसा निकालना ज़्यादा आसान है? अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि पार्शियल विड्रॉ जो है वो कैसे किया जाए, लेकिन ईजी किस में रहता है? सबसे आसान तरीका किस में से है पार्शियली पैसा निकालना अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और जल्दी निकल जाए वो पैसा? तो जितना हमने देखा है, आई थिंक अगर मैं पीएफ और वीपीएफ दोनों को एक साथ जोड़ दूं, आई थिंक व्हाट कविता जी मेंट इज ईपीएफ एंड वीपीएफ। जी। राइट, ठीक है। तो वो एवेन्यू से पैसा विड्रॉ करना थोड़ा सा आसान है। राइट, क्योंकि पीपीएफ में पहली चीज है कि मुझे 5 साल तक तो वेट करना ही है। ओके। राइट, और और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर इमरजेंसी, ऑफ कोर्स सडन इमरजेंसी है तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं हमेशा सजेस्ट करते हैं हम कि इमरजेंसी के लिए एक अलग सा कॉर्पस रखिए, ना कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कीजिए। राइट, आपके बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में पार करके रखिए अगर इमरजेंसी पर्सपेक्टिव से। हाँ, ये मैं मानता हूं कि सडन ऐसी बड़ी इमरजेंसी आ जाए जहां पे आपको पैसे की जरूरत है, तब आप इसको टच करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पैसा आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, तो वीपीएफ भी सोच समझ के ऑप्ट कीजिए, और पीपीएफ अकाउंट भी जो है ना, या फिर उसमें निवेश जो करे वो सोच समझ के कीजिए। बिल्कुल हर्षद जी, आपने बहुत अच्छी सलाह जो है वो दी है कि इमरजेंसी के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए। हालांकि अगर कोई बड़ी इमरजेंसी है तो वो अलग बात हो जाती है। अगला सवाल भोपाल से ध्रुव अग्रवाल का है। ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ब्याज किस सरकारी स्कीम में मिलता है? तो इन्होंने यहाँ पर पीपीएफ वीपीएफ किसी की बात नहीं की, ये शायद वैसे ही जानना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ब्याज जो है वो किस सरकारी स्कीम से ये कमा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि देखिए, ऑफकोर्स ईपीएफ में आज के समय में जो है वो अराउंड 8.25% का जो इंटरेस्ट रेट है। राइट, उसी तरीके से अगर हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स अगर देखें जिसको हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स कहते हैं, तो ऑफकोर्स पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट्स है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% से लेके ऑलमोस्ट 7.5% तक जाता है। 5 साल, अगर 5 साल का फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट है तो 5.5 साढ़े 7% होता है। जी। और अगर हम बात करें प्रोविडेंट फंड की, आई थिंक अभी आपके इलस्ट्रेशन में जो आपके कॉलीग है वो बता रहे थे कि अराउंड 7.1% जो है वो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है। आई थिंक एनएससी का इंटरेस्ट रेट आज के समय में 7.7% है। तो ये जो है ये आज के जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होता है, और ये सारे इंटरेस्ट रेट जो है हर क्वार्टरली के हिसाब से चेंज होते हैं।
ठीक है, तो ध्रुव जी जिसमें भी आप निवेश करें बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली चेंज होते रहते हैं, तो आपको नज़र जो है वो बना के रखनी होगी। अगला सवाल कोलकाता से कविता सेन गुप्ता का है। ये पूछ रही है कि मैं एक होम मेकर हूँ, मेरे लिए वीपीएफ का विकल्प तो नहीं है, लेकिन पीपीएफ के अलावा और कौन कौन से विकल्प जो है इनके काम आ सकते हैं। तो हर्षा जी, एक होम मेकर के लिए जिनके लिए वीपीएफ का ऑप्शन नहीं होता, पीपीएफ में शायद हो सकता है कि कई बार ऐसा भी लगता है कि 15 साल जो है वो मुझे निवेश करना पड़ेगा, 5 साल जो है पार्शियल विड्रॉ में लग जाएगा, तो ऐसे में और कौन सा विकल्प इन्हें बेहतर जो है वो इंटरेस्ट दे सकता है, क्योंकि पीपीएफ में इंटरेस्ट जो है वो तो अच्छा है ही, तो इसकी टक्कर में और ये कौन सी स्कीम में निवेश कर सकती हैं? जी, तो देखिए, अगर कविता जी आपके पास ये ऑप्शन नहीं है जहां पे आप पीपीएफ, बिकॉज ऑफकोर्स आप होम मेकर हो, राइट, और पीपीएफ में जैसे जैसे पल्लवी जी ने कहा कि लॉक इन जो है वो कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस जैसा आएगा, तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं जहां पे आप समझ लीजिए कि आप डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड, अगर आपको पैसा जो है अगर आपको सेफ रखना है, राइट, जहां पे रिस्क सेफ अगर कहें तो हम रिस्क कम कम लेना है हमें, तो आप डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, जहां पे आपको रिटर्न्स जो है वो आपके डिपेंडिंग ऑन कि कौन से फंड्स में आप निवेश करते हैं उसके हिसाब से रिटर्न जो है वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के आसपास आता है। प्लस उसमें एक और एडवांटेज होता है जहां पे आप कभी भी निवेश करके आपकी एग्जिट जो है वो कभी भी जब जरूरत पड़े तो आप निकाल भी सकते हैं, राइट। तो ये जो ऑप्शन है ये आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको पीपीएफ ऑप्ट नहीं करना, क्योंकि पीपीएफ का लॉक इन जो है वो 15 साल का है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि और बहुत सारी महिलाएं हैं जो धीरे धीरे करके अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर अगर धीरे धीरे करके उसको बिल्ड करना चाहते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड का रूट लीजिए शुरू में। यहाँ पे सेफ्टी इन द सेंस कि आपको रिस्क जो है वो कम है, और वो जो रिटर्न्स जो है वो आपको अच्छे मिल सकते हैं, और साथ में आप पैसा जो है वो कभी भी निकाल भी सकते हैं। बहुत अच्छा आपने विकल्प दिया है। डेट म्यूचुअल फंड्स जो हैं वहाँ पर आपको रिटर्न बेहतर भी मिल जाएंगे और रिस्क जो है वो इक्विटी के मुकाबले कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। खैर, हम बिल्कुल अपने शो के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं हर्षा जी। अब मैं आपसे आखिर में एक चीज़ जानना चाहती हूँ, क्या हर कंपनी जो है वो वीपीएफ का विकल्प देती है? और अगर किसी कंपनी में ये विकल्प नहीं मिल रहा लेकिन कर्मचारी जो है वो वीपीएफ में पैसा जो है वो निवेश करना चाहता है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? जी, तो देखिए पल्लवी जी की अगर कंपनी, पहली चीज ये है कि सारी कंपनी जरूरी नहीं है कि वीपीएफ ऑप्शन अलाउ करें जी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारी कंपनीज के थ्रू आप वीपीएफ कर पाएंगे, राइट। और अगर आपकी कंपनी अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि वीपीएफ जो है ये आपके सैलरी का एक कंपोनेंट है, आप ही के सैलरी से वो पैसा निवेश हो रहा है। जो टिपिकली ये पहली एक सोच थी ना पल्लवी जी की, मेरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड समझ लीजिए मेरा 10,000 रुपया जा रहा है तो मेरा एम्प्लॉयर भी 10,000 रुपया डालता है, राइट। वो वीपीएफ में नहीं होता। तो वीपीएफ में अगर मैंने 10,000 एडिशनल किया है तो मेरा ही पैसा है, और कंपनी जो कंट्रीब्यूशन है कुछ नहीं आएगा, उसमें जीरो होगा, राइट। तो अगर कंपनी अलाउ नहीं कर रही है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमको हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप उसको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसी को निवेश करना चाहिए, राइट, तो उसको जैसे हमने कहा कि आप डेट म्यूचुअल फंड हो गया, अगर आपका समय लंबा हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, अगर सेफ्टी चाहिए तो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए उसके साथ पैरेलली, राइट। आप मेंटली ये सोचिए कि आपका वीपीएफ चल रहा है जहां पे लॉक इन नहीं है। बिल्कुल, तो आपके पास ऑप्शंस जो है बहुत सारी हो जाती हैं। आप म्यूचुअल फंड्स का जो है वो रूट भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम आपको सबको ये सलाह ज़रूर देंगे कि कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपको बेहतर समझते हैं, वो जानते हैं कि आपको कहाँ पर कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके बाद प्लान करिएगा। हमारे शो का मकसद है एक सही आपको राह दिखाना कि कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्षद जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया है कि वीपीएफ और पीपीएफ इन दोनों में से कौन सा विकल्प जो है वो किस व्यक्ति के लिए है, टैक्स बेनिफिट कैसे मिल सकते हैं, लॉक इन पीरियड इनके कितने हैं, पार्शियल विड्रॉ जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हर्षद जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। आज हमें ये साफ हो गया है कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए पीएफ के साथ जो है वीपीएफ का विकल्प अच्छा
अच्छा रहता है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर होम मेकर है तो आपके पास पीपीएफ का विकल्प रहता है। लेकिन किसी भी तरह के निवेश करने से पहले अपने लक्ष्यों को ध्यान में जरूर रखिए और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लीजिएगा, उनकी राय लीजिएगा, क्योंकि वही आपको सबसे बेहतर समझते हैं। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और हमारा मकसद यही है कि हम आपकी मदद कर सके कि कैसे आपकी सेविंग्स जो है वो बढ़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।